नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता आशुतोष शर्मा MHD 7 संप्रेषण के स्वरूप के विषय में आज चर्चा करेंगे। संप्रेषण के स्वरूप के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले फ्रेडरिक विलियम्स के द्वारा बनाए गए एक विशेष चार्ट पर जाता है जिसमें 5 दृष्टियों से संप्रेषण का अध्ययन किया गया है। पहला जो है, संप्रेषण का उपभोक्ता जो है वो मनुष्य होता है, यानी संप्रेषण जो है व्यक्ति का जो है व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो जन्म के उपरांत से जो उसका प्रारंभ होता है, तो पहले भावों के द्वारा संप्रेषण होना प्रारंभ होता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो संप्रेषण शब्दों में परिवर्तित होता जाता है, भाषा में परिवर्तित होता चला जाता है। तो पहला उपभोक्ता जो है संप्रेषण का वो जो है वो मनुष्य है। दूसरा, यदि हम संप्रेषण की बात करें तो संप्रेषण के हमें 2 रूप दिखाई देते हैं। एक संप्रेषण व्यक्ति से होता है और एक व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत संप्रेषण जो होता है उसमें 2 लोगों की रुचि, 2 लोगों की समझ काम करती है और वो 2 लोग पारिवारिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें औपचारिक संबंधों की, वहाँ पर हमें सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। भाषा के बारे में, वाक्यों के बारे में, उनकी उस बात के बारे में जो बात कही जा रही है उन सब चीज़ों के बारे में, या जो चीज़ हम प्रस्तुत करना चाहते हैं उसके बारे में सावधानी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनौपचारिक संप्रेषण की, पारिवारिक किसी व्यक्ति के संप्रेषण की, वहाँ हम औपचारिक रूप से जो है स्वतंत्र होते हैं। वहाँ पर हमें किसी नियम का पालन नहीं करना पड़ता, परंतु सामाजिक होने के नाते, समाज में अपने आप को आगे ले जाने के नाते ये ज़रूरी है कि हम संप्रेषण औपचारिक करें या अनौपचारिक करें। हमारा संप्रेषण जो है वो औपचारिक दायरे में ही होना चाहिए। जैसा हम घर में संप्रेषण करते हैं वही हम बाहर भी लेकर के जाते हैं। ये संप्रेषण का प्रभाव हमें उस समय पता लगता है जब कोई घटना घटित होती है। उस समय हम अपने ऊपर किसी तरीके की का जो है काबू नहीं रख पाते और उस स्थिति में हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये मूलतः बचपन से इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और सबसे पहले इसके लिए परिवार जिम्मेदार होता है। इसके बाद यदि किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वो शिक्षकों की बनती है, साथियों की बनती है। लेकिन हम इन सब की जिम्मेदारियों से अलग हट करके यदि समाज में अपनी कोई पहचान बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें जो व्यक्तिगत संबंध हो या व्यक्ति से संबंध हो उसमें औपचारिक संप्रेषण औपचारिक संप्रेषण का प्रयोग करना चाहिए। और औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत वाक्य व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कोड व्यवस्था आदि भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। भाषा की दक्षता जिसमें सबसे अधिक मूल्यवान है। इसके बाद हम हैं व्यक्ति से संप्रेषण। व्यक्ति से संप्रेषण में भी 2 तरह का संप्रेषण होता है। एक संप्रेषण वो होता है जिसमें व्यक्ति कुछ लोगों से बातचीत कर रहा होता है, क्लास पढ़ा रहा होता है, या कुछ 4 या 5 लोगों के बीच में सभा चल रही होती है, गोष्ठी चल रही होती है, वहाँ पर वो संप्रेषण कर रहा होता है। तो वहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन उस सावधानी में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम संप्रेषण रेडियो के लिए करते हैं, किसी सभा के लिए करते हैं, किसी विशेष आधार बिंदु पर हम संप्रेषण करते हैं, वहाँ पर हमारे एक एक शब्द का मूल्य होता है। इसलिए हमें उन सभी शब्दों को लिख कर के या फिर समझ करके, कई बार ऐसा होता है कि लिखने का टाइम ही नहीं है, तो वहाँ पर समझ करके बोलने की आवश्यकता है। अदरवाइज समाज की आलोचना का या उस मास कम्युनिकेशन का हमें सामना करना पड़ता है।
जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते। वहाँ पर हमें शब्दों का चयन करना और समझना बहुत जरूरी। तो एक सार्वजनिक संप्रेषण हो गया। इसके बाद हम संप्रेषण करते हैं, तो संप्रेषण के प्रकार और प्रभाव की चर्चा कर सकते हैं। तो संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? तो संप्रेषण मूलतः सांसारिक जितने भी कार्य होते हैं उसमें संप्रेषण ही कार्य करता है। चाहे वो संप्रेषण का माध्यम हमारी पुस्तक हो, वहाँ भी हम संप्रेषण के माध्यम से अपनी बात ही रखते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पर हमारा एक लिखित कंटेंट होता है और जब हम मौखिक रूप में बोल रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा मौखिक कंटेंट होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यदि हम टेक्स्ट बुक बना रहे हैं या हम कुछ और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी चीज़ को किसी प्रोजेक्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं या किसी और शोध प्रबंध को प्रस्तुत कर रहे हैं, वहाँ पर जो हम कार्य कर रहे हैं या जिस भी विषय को हम लेकर के कार्य करते हैं वहाँ पर भाषा की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। भाषा हर जगह अपना महत्व रखती है, चाहे वो सामान्य चीज़ को समझाना हो या फिर वो कोई विशेष विषय को समझाना हो। भाषा का प्रभाव पड़ता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति को किसी चीज़ को समझने में आसानी होती है और इसी के कारण से जो है हमारा व्यवहार और विचार जो है वो सामने वाले तक पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति जब लेखन करता है, चाहे वो टेक्स्ट का लेखन करे, चाहे वो किसी विषय का लेखन करे, उसका लेखन प्रभावपूर्ण हो जाता है और दूसरा उसी लेखन को करता है तो उस लेखन में कोई जान नहीं होती, क्योंकि कई बार ये लेखन जो है वो बिना अध्ययन के कर दिया जाता है। कई बार ये जो लेखन है, इस लेखन में जो मूल कमी होती है वो ये होती है कि जिस सब्जेक्ट के विषय में हम लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं उसकी जानकारी हमें नहीं होती। तो ये उसके जो सामाजिक जो है उसके प्रकार संप्रेषण के प्रकार हैं। अब संप्रेषण के प्रकार जो हैं वो समाज पर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, ये इसके लिए जैसे हम विज्ञान में यदि बात करें तो हम उसको किसी भी जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम हमारे सामने तुरंत आ जाता है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं। लेकिन जो बात कहें हम किसी विषय की या किसी व्यवस्था की या किसी और चीज़ की जहाँ पर हम सामाजिक भूमिका में रहते हैं, कभी हमें केवल कुछ सामाजिक लोगों से मिलना पड़ता है, कभी किसी अध्ययन के लिए कि लोगों से मिलना पड़ता है, कभी कुछ खरीदने के लिए हम लोगों के पास जाते हैं, कभी कहीं कोई चीज़ हम दूसरे को देना चाहते हैं, यानी कहीं हम ग्राहक बनते हैं, कहीं हम उपभोक्ता बनते हैं, कहीं हम सामने वाले तक को शिक्षा दे रहे होते हैं, कई शिक्षक होते हैं, कई शिष्य होते हैं। तो इन सभी भूमिकाओं में हमारा जो भाषा है वही कार्य करती है और उस भाषा का प्रभाव कैसा पड़ रहा है ये महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि प्रभाव के बिना कोई भी चीज़ में जो है वो जान नहीं डाली जा सकती। ये प्रभाव विषय की जानकारी के बाद ही संभव है, चाहे वो विषय छोटा हो या वो विषय बड़ा हो। तो प्रभाव और प्रकार का जो है एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे संप्रेषण में होती है। इसके बाद संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हमें संप्रेषण किस वस्तु के लिए संप्रेषण करना है, ये महत्वपूर्ण होता है। मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए हम संप्रेषण करना चाहते हैं। मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इस समय मैं आपको भाषा संप्रेषण के बारे में समझाने के लिए बात व्यक्त कर रही हूँ। यहाँ जो मेरा संप्रेषण है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम किस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता हो, तो वो वस्तु क्या है जिसके बारे में संप्रेषण करते हैं हम। कभी वो संप्रेषण सामाजिक भी हो सकता है, जहाँ पर हम किसी अपने पुत्र के या पुत्री के विवाह के संबंध में किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट कौन सा है ये महत्वपूर्ण है। कभी हम अपने अधिकारियों से बात कर रहे होते हैं, कभी ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं, कभी ऐसी भी सूचनाएं होती हैं जिनको कि काफ़ी जो है वो
जो है सीक्रेट रखा जाता है। तो ऐसी सूचनाओं के लिए जो संप्रेषण किए जाते हैं, वहाँ पर जो भाषा होती है वो कोड लैंग्वेज होती है। कोड लैंग्वेज वैसे वो सभी लैंग्वेज कोड लैंग्वेज हैं जो व्यवस्थित रूप में समाज में व्यवहार में लाई जाती हैं, लेकिन जहाँ पर सीक्रेट टॉपिक होते हैं वहाँ पर उसी लैंग्वेज का किसी अन्य तरीके से प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर यदि हमने ए कहा और इस ए का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ जाइए, तो ये कोड लैंग्वेज होती है जिसको एक ऑफिसर अपने जो है अपने अंदर अपनी टीम में काम करने वाले लोगों का के लिए प्रयोग करते हैं, या कुछ खास लोगों के बीच में ये कोड लैंग्वेज, ये दोनों कोड लैंग्वेज है लेकिन इस तरह की कोड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वस्तु क्या है, इसका बहुत महत्वपूर्ण वो है जिसके माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं। इसके बाद जो पांचवी जो संप्रेषण की जो भूमिका है वो है जीवंत प्रक्रिया, यानी समाज में जीवन को चलाने के लिए संप्रेषण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यानी हम घर में रहते हैं तब भी संप्रेषण करते हैं, विचार भी हमारे संप्रेषण से प्रभावित होते हैं क्योंकि उसमें भी आंतरिक और बाह्य संप्रेषण दोनों शामिल होते हैं। बाहर आने तक तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमारा चिंतन मनन होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे संप्रेषण पे आधारित है। कई बार हम खुद ही प्रश्न कर रहे होते हैं, खुद ही उसके उत्तर दे रहे होते हैं। कई बार हम अपनी जो चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं उसके बारे में सही और गलत का आकलन कर रहे होते हैं। तो ये सारा जो भी हम कर रहे होते हैं ये भी जीवंत प्रक्रिया, और एक जीवंत प्रक्रिया वो है जो जैसे अभी हम समझा रहे हैं, ये भी जीवंत प्रक्रिया है। एक जीवंत प्रक्रिया वो है कि मॉर्निंग में उठेंगे और घर के अंदर रहने वाले लोगों के साथ जो व्यवहार करेंगे वो सारा जीवंत प्रक्रिया के अंदर आएगा। घर से बाहर जाएंगे, जिन जिन लोगों से जुड़ेंगे वो भी सारी जीवंत प्रक्रिया पूरे संसार की सामाजिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया, भौगोलिक प्रक्रिया, व्यवहारिक प्रक्रिया और तरह तरह की जितनी भी भूमिकाएं एक जीवित व्यक्ति की होती हैं, चाहे वो किसी मतलब भौतिक चीज़ से जुड़ी हो, विज्ञान से जुड़ी हो या किसी अन्य से, वो सारी चीज़ें जो हैं वो जीवंत प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, जिसका अध्ययन हम जो है अपने सब्जेक्ट के संप्रेषण के लिए करते हैं। संप्रेषण के स्वरूप के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक दूसरा भी पक्ष जो है इसका भाषिक पक्ष, यानी संप्रेषण करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा की। भाषिक पक्ष के लिए हमें अपनी भाषा का चयन जो करना चाहिए, उसमें वो उस चयन के समय अनिवार्यता क्या होना चाहिए? अनिवार्यता ये होना चाहिए कि हम अपने सब्जेक्ट में तैयार हों, यानी अपनी लैंग्वेज के बारे में, हो सकता है वो लैंग्वेज रीजनल हो, तो हमें अपनी ही लैंग्वेज में भाषा को समझाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी हमारी व्यवस्था है जहां हम अपनी रीजनल लैंग्वेज या बोली का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्रीय व्यवस्था में रह करके केंद्र की लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है। इंटरनेशनल भूमिका में रहने के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है। वहाँ पर हमें उसी भाषा के अध्ययन की आवश्यकता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आप जिस केंद्रीय व्यवस्था से जुड़े उस लैंग्वेज को सीख लें, या फिर उस लैंग्वेज के उस विषय के उस पर्टिकुलर विषय के बारे में जानकारी हासिल कर लें, ताकि उस कम से कम आपको सारी पूरी तरह लैंग्वेज नहीं आती। मान लिया जैसे कि आपने बहुत देखा होगा कि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना और इंग्लिश समझाना ये हर किसी को नहीं आता, लेकिन अपने पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलना ये एक सामान्य बच्चे के लिए भी आसान होता है। जब उसे क्लास में तैयारी कराई जाती है, वो एक पर्टिकुलर निबंध को बोल सकता है, पर्टिकुलर भाषण दे सकता है, पर्टिकुलर अपनी बात को रख सकता है। वो एक वक्त के लिए अपनी जो सामाजिक भूमिका है उसके लिए अपना कंटेंट तैयार करता है उसे, लेकिन होना
ये चाहिए कि आपको अपनी नेशनल लैंग्वेज के विषय में अच्छी से जानकारी होना चाहिए। यदि आप समाज में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो सामाजिक चीज़ों को सामाजिक चीज़ों में जानकारी रखना, उसकी जानकारी को हासिल करना ये ज़रूरी हो जाता है। तो अपनी क्या उस लैंग्वेज को, जो नेशनल लैंग्वेज है, उसके बारे में जानकारी बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए और उस पर गर्व होना चाहिए, वो लैंग्वेज कोई भी हो। क्योंकि जब तक आप अपनी लैंग्वेज को नहीं जानते तब तक आप दूसरे की लैंग्वेज को समझ ही नहीं सकते। लैंग्वेज को समझने के लिए अपनी लैंग्वेज को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी लैंग्वेज में स्वतंत्र हैं, अपनी लैंग्वेज को रख सकते हैं, तो आप विदेशी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, कहीं टूटे फूटे शब्दों में ही से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये एक भाषिक पक्ष है जिसमें प्रशासनिक संप्रेषण के लिए हो, व्यावसायिक संप्रेषण के लिए हो, अलग अलग तरह के जो जिन शब्दों का चयन किया गया है, विज्ञान के लिए हो, जिन शब्दों का चयन किया गया है, जिन शब्दों की जो है जो क्या बोलते हैं व्याकरण तैयार किया गया, उन शब्दों को याद करना चाहिए और उनको अपने लैंग्वेज में उतारने की कोशिश करना चाहिए। तो ये था हमारा भाषिक पक्ष के बारे में। भौतिक पक्ष, अब हम संप्रेषण करते हैं तो संप्रेषण का एक भौतिक पक्ष है। जिस बात को हम रख रहे हैं वो किस माध्यम से रख रहे हैं। यदि हम किताब के माध्यम से रख रहे हैं और किताब में यदि आपका कोई कंटेंट है वो एक बार चला गया तो वो दोबारा उसमें से मिटने वाला नहीं है, चाहे वो गलत गया या सही। तो जिस समय पुस्तक के रूप में आपकी जो अभिव्यक्ति है वो आ रही है, उस समय ही उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो आपने जो कंटेंट तैयार किया वो आपका कंटेंट कैसा है, उसमें कहाँ कमी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो इसको और गौर किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जब हम किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वहाँ पर भी एक बात को हम कई बार नहीं रख सकते। इसलिए हमें अपनी भाषा की तैयारी करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहिए और उस कंटेंट के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक साधन को हमने अपनाया है इसका ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा होगा जब हम टीवी पर किसी प्रसारण को करते हैं तो उसकी तैयारी जो होती है 2, 3, 4 महीने पहले होती है। क्यों? हो सकता है उस दिन हमारी वो स्थितियाँ ना हों जो हम समाज में देना चाहते हैं। इसलिए उसकी तैयारी, उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो समय से पूर्व निर्धारित होती हैं, चाहे वो लेखन हो चाहे उसका प्रसारण हो। तो इन सब और इसकी प्रैक्टिस की जाती है, तब इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो आज मैं और इसके बाद एक सामाजिक पक्ष है जिसमें सामाजिक पक्ष में हम जो है जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम भिन्न भिन्न लोगों से अपना व्यवहार जो है वो आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक सामाजिक भूमिका के अंदर एक व्यक्ति दुकान पर जाता है, उसे कुछ खरीदना होता है तो वो उससे अपनी बात रखता है और जो दुकानदार है वो अपने लहजे में अपनी बात को रखता है। बात मुख्य ये है कि क्या दुकानदार जो है वो जो ग्राहक की बात को समझ रहा है, क्या ग्राहक जो है वो दुकानदार की बात को समझ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो और यदि ये चीज़ एक दूसरे को समझ में आ रही है तो खरीदने और बेचने में कोई परेशानी नहीं होती। तो ये सामाजिक पक्ष है, तो इन सभी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए और इस तरीके से संप्रेषण के स्वरूप को समझना चाहिए।